गज़ा में 7 अक्टूबर से जारी इसराइली जो जारियत है उसको 284 दिन आज मुकम्मल हो गए हैं और गज़ा में इसराइली जारियत से अब तक अगर बात करें तो 38,000 अफराद शहीद जबकि 87,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं और इसराइल ने गज़ा की सरजमीन को अपने बारूद से छलनी कर दिया है। इसराइली फ़ौज ने गज़ा के वाहिद कैंसर अस्पताल को महीनों तक फ़ौजी अड्डे के तौर पर इस्तेमाल किया कि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को अब तबाह बर्बाद कर दिया है। इसराइली बमबारी में गज़ा का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और अक़वाम मुत्तहिदा ने इंकशाफ किया है कि फ़लस्तीनी पट्टी पर 40 मिलियन टन से ज़्यादा मलबा पड़ा है जिसे साफ़ करने में 15 साल लगेंगे तकरीबन। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जंग के नतीजे में पैदा होने वाले मलबे में धमाका खेज़ मवाद और दीगर ख़तरनाक मवाद भी शामिल हो सकता है और अक़वाम मुत्तहिदा का ये भी कहना है कि मलबे में इंसानी लाशें भी दबी हुई हैं, यानी जो डेथ रेट अभी हम बता रहे हैं मज़ीद बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के मुताबिक 2014 में होने वाले इसराइली हमास जंग में 24 लाख टन मलबा पैदा हुआ था और इदारे के मुताबिक गज़ा में 2008 के बाद से तमाम जंगों में जितना मलबा पैदा हुआ उससे 13 गुना ज़्यादा मलबा मौजूदा जंग में पैदा हुआ है। और मई के महीने में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की जानिब से ये कहा गया था कि गज़ा में घरों की तामीर नौ का काम जो है वो 2040 तक मुकम्मल हो सकेगा और इस पर 40 से 50 अरब डॉलर की लागत भी आएगी। ये सारी सिचुएशन है, बड़ी वर्स्ट सिचुएशन है जो इस वक्त गज़ा की है। कुछ जो हम इस वक्त मनाजिर आपको दिखा रहे हैं, ज़रा विजुअल दोबारा दिखाइए। एक विजुअल्स आए हैं जिसमें एक वालिदा अपने बच्चे की लाश इस मलबे से निकालने की कोशिश कर रही हैं, हाथ से कुरेद रही हैं। और इसी तरह की तस्वीर आप देखिए, ये मनाजिर हुए हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इसमें एक वालिदा मुसलसल मलबे को हाथों से कुरेद रही हैं क्योंकि उनके बच्चे की लाश नीचे है। और इसी तरह एक बच्चा है जिसने मलबे के अंदर, एक गिरी इमारत के अंदर, कल DW जो एक इदारा है रशवेले, उसने ये पिक्चर कल शाये की और उसमें एक बच्चा मलबे के अंदर दुकान लगाए बैठा है। इस तरह के मनाजिर हैं और हज़ारों लाखों शायद ऐसे मनाजिर हैं। हम तक तो पहुँचते ही बहुत कम है, हम तो उन पर कितनी ही बात कर सकते हैं या आप कम से कम इस माहौल में रह के कितनी ही बात कर सकते हैं इस सारी सूरत हाल के ऊपर। बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। इस पर हमारे साथ मंसूर जाफिर साहब मौजूद हैं, मशरिक़ वस्ता के हवाले से एक्सपर्ट हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। मंसूर साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। रोज़ाना की बुनियाद पर हम ये सीन्स देखते हैं, इस पर बात करते हैं और हम खामोश हो जाते हैं, आगे निकल जाते हैं। लेकिन तारीख़ के सीने पर ये रकम हो रही हैं दास्तानें जो लिखी जा रही हैं और तारीख़ ने कभी भुला नहीं पाई। हम आज भी तस्करा कर रहे थे कि 38,000 का नंबर बज़ाहिर है, ये कितना है दर हकीकत कितना है शायद हमें और अक़वाम मुत्तहिदा को भी नहीं मालूम, या मालूम है तो बताना नहीं चाहते। आप यौम इंसाफ के हवाले से इस सूरत हाल पे क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि यौम इंसाफ के यानी इज्तिहाद मनाते हुए ये एक सबसे बड़ा तमाचा है इस वक्त दुनिया भर में जो इंसाफ के इदारे हैं, चाहे वो आलमी अदालत इंसाफ हो या उसके बाद आलमी फौजदारी अदालत हो या उससे बढ़कर अक़वाम मुत्तहिदा और उसके ज़ैली अदारे जो दुनिया में बहुत इंसानी हकूक़ का प्रचार करते हैं, दुनिया में बहुत ज़्यादा इंसाफ की फराहमी के हवाले से अपने मुख्तलिफ एजेंडाज, अपने मिशन स्टेटमेंट जो हैं वो अपनी दीवारों पर सजाए बैठे हैं। लेकिन जो गज़ा का मलबा है, गज़ा का जो वीराना है, गज़ा की जो बेखानमाई है, वो उनके इन तमाम दावों पर जो है उनकी कली खोलने के लिए काफ़ी है कि आप देखिए कि तकरीबन 10 माह हो गए हैं, इस वक्त तक कोई भी बैनुल-अक़वामी फ़ोरम जो है वो इस काबिल नहीं दिखाई देता कि वो एक जारे रियासत इसराइल और अमेरिका का हाथ रोक सके। क्योंकि इस वक्त यानी जो सूरत हाल बन चुकी है उसने जो चीज़ें आश्कार की हैं, यानी ये जो तूफ़ान अक्सा नाम रखा गया था इस ऑपरेशन का हमास की तरफ से, मैं समझता हूँ इसम बामुसम्मा साबित हुआ है। जैसे तूफ़ान के बाद तमाम चीज़ें जो हैं वो आश्कार हो जाती हैं, जो भी खामियां खूबियां लोगों की, इमारतों की मजबूती और तमाम के तमाम जो है वो दावे जो एक्सपोज करके रख दिए हैं उन्होंने। और इसी तरीके से अमेरिका जिस अंदाज से दुनिया भर को असला फराम करता है और ख़ास तौर पे इसराइल को असला फराम करता है, और इसी तरीके से जो असला बनाने वाली मुख्तलिफ फैक्ट्रियाँ जो हैं, अब ये सोचने की बात है ख़ास तौर पे उन मुसलमान अरब मुल्कों को ख़ास तौर पे कि जो इन्हीं फैक्ट्रियों से असला ख़रीदते हैं और इनकी जंगी मशीन को जो है वो बढ़ावा देते हैं और वो अपने मुसलमान भाइयों के दिफा में वो असला इस्तेमाल करने से कासर हैं, उनके हाथ बंधे हुए हैं। इस वक्त वो तमाशा देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इन फ़लस्तीनियों को इनकी रूह और जिस्म का रिश्ता बरकरार रखने के लिए अगर वो कुछ इमदाद भेज देते हैं खुराक की शक्ल में, अद्वियात की शक्ल में, तो ये फ़लस्तीनियों की उन मसाइब और आलाम का मुदावा नहीं हो सकता। आज भी जो इस वक्त हमें सूरत हाल दिखाई दे रही है, इसराइल इस वक्त ख़ासतौर पे इसराइल की जो सियासी क़यादत है वो एक टाइम बाय करने की पॉलिसी पे चल रही है, क्योंकि उन्हें इस वक्त पता है कि इस वक्त अभी रिसेंटली जब हमास की लीडरशिप को
ख़ासतौर पे जो उनकी मिलिट्री लीडरशिप है उन्हें निशाना बनाने का दावा किया गया, तो उसके साथ साथ बेसिकली जितना बड़े पैमाने पर उन्होंने इंसानी जानों का ज़िया किया, वो सिर्फ और सिर्फ वो कवर अप के लिए था कि किसी तरीके से वो जो उनके नाकाम हमले हैं उसको कवर अप मिल सके और ये बता सके कि उन्होंने हमास के जो फाइटर्स हैं उनकी तलाश में या उनको हदफ बनाने के लिए ये सारी कार्रवाई की थी। इसी तरीके से जो ये एक उनका, और दूसरा उसके बाद जिसे कहना चाहिए नेतन्याहू की तरफ से ये खिताब में कहा जाना कि ये जो असैसिनेशन है ये इसराइल की फाइटिंग पॉलिसी का कॉर्नर स्टोन है, यानी आप जो लीडरशिप को जो है टारगेट करना जो है, और ये जंगों में इस अंदाज से नहीं होता। और इसी तरीके से अब खुद नेतन्याहू जो है उन्होंने 24 जुलाई को जो है वो कांग्रेस से खिताब करना है, अमेरिका के दौरे पे जाना है, और उसके साथ साथ वो उस मौके को भी बाई करना चाहते हैं। और इसके साथ साथ उसके बाद इन्हीं दिनों में जो इसराइल की पार्लियामेंट कनीसेट है वो अपना जो सरमाई ब्रेक है उस पर जारी है, जिसके बाद से इस वक्त जो थोड़ी बहुत एक मज़ाहमत का सामना या सियासी तौर पर मुखालफत का सामना नेतन्याहू को पार्लियामेंट के अंदर से था, वो रिलीफ भी उन्हें मिल जाएगा। तो लिहाजा वो अब तमाम जिसे कहना चाहिए ऑल ओके की रिपोर्ट वाशिंगटन में भी जाकर देंगे, और इसी तरीके से उनको यहाँ से भी एक साई ऑफ रिलीफ जो है अपनी सियासी जो क्यादत है उसकी। तो मंसूर जाफर साहब, जिस तरह आपने कहा कि जंगों में ऐसे नहीं होता, इसको तो जंग कहना भी गलत होगा, कुछ जंगों के भी कुछ उसूल होते हैं। यहाँ पर तो बच्चे, औरतें, अस्पताल, मसाजिद, इबादत गाहें, सबको निशाना बनाया गया, ये तो जेनोसाइड है। तो ऐसे में अगर इमरान ने जिक्र किया था आलमी यौम इंसाफ का, तो इस दिन को मनाने का मकसद तो फिर फौत हो जाता है। इस दिन को मनाया नहीं जाना चाहिए। जो सिचुएशन हम अक्टूबर से गजा में देख रहे हैं, जिस तरीके से जुल्म इसराइल जो है वहाँ पर ढा रहा है, ये अपनी नाकामियों का मातम तो किया जा सकता है इस दिन के हवाले से कि हम दुनिया के मजलूमों को और ख़ास तौर पर फ़लस्तीनी मजलूमीन को जो है वो इंसाफ फराहम करने की राह में जो है वो रुकावट है या एक लिहाज से नाकाम दिखाई दे रहे हैं। तो ये चीज़ें अपने उन नाकामियों को रिविज़िट करने की भी ज़रूरत होती है कि कैसे हम इन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। तो ये एक फूड फॉर थॉट तो यकीनन अपनी जगह मौजूद है, लेकिन मैं समझता हूँ कि असल में जो इस वक्त किरदार अदा करने की ज़रूरत है वो हकीकी मानों में इस वक्त जो खित्ते के ममालिक हैं उन्हें यकीनन इस वक्त एक इसराइल के खिलाफ कोई रास्त इक़दाम जो है जब तक वो नहीं करते, क्योंकि आप देखिए कि रफ़ा क्रॉसिंग उन्होंने चोक कर रखी है, उसके इंट्रेंस और एग्जिट पॉइंट उन्होंने तबाह कर दिए हैं। अब सिर्फ और सिर्फ इसराइल की जो इंटरनेशनल क्रॉसिंग्स हैं, चाहे वो एरेज की है या उसके बाद बैत हानून की साइड से, वहाँ से बहुत ही ट्रिकल डाउन किस्म की इमदाद जो है, बड़ी कंट्रोल्ड इमदाद जो है वो इस गजा की पट्टी में पहुंच रही है। और वहाँ पे एक इंसानी बहरान जो कहत की शक्ल में खासतौर पे वबाई अमराज के फूटने के हवाले से ये खित्ता, यानी जिस वक्त इस वक्त यानी आप कह लीजिए न सिर्फ मलबे बल्कि गंद के ढेर के ऊपर जो है लोग अपनी खैमा बस्तियों में जो है वो जिंदगी गुजारने पे मजबूर है। और ये बिल्कुल ठीक। मंसूर जाफर साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। आपने वक्ती और इस अहम मौजू पे बात की। यौम आशूर है, 10 मुहर्रमुल हराम है, अपनी दुआओं में, और ख़ास तौर पे जब आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तज़किरा करें, उनके लिए कोई भी सदका दें, कोई भी उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करें, तो आप फ़लस्तीनियों का हिस्सा उसमें ज़रूर रखिए, चूँकि ये भी वही सिलसिला है करबला के मज़लूमों वाला, जो कि निहत्ते हैं, मज़लूम हैं, जुल्म हो रहा है और जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन बैत नहीं कर रहे, बातिल के सामने हक़ पे खड़े हैं।